हमारी ISS PYQ सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 ईयर 2019। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोग फुल्ली सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 23 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है कि W1 एंड W2 डिनोट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन x1 बार एंड x2 बार। तो x1 बार का सैंपल जो स्टैंडर्ड एरर है वो W1 है और x2 बार का जो स्टैंडर्ड एरर है वो W2 है, और दोनों जो सैंपल मीन्स है वो एक इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल के कोरस्पॉन्डिंग लिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है स्टैंडर्ड एरर बताइए t की, विच इज x1 बार माइनस x2 बार। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड एरर होता क्या है? स्टैंडर्ड एरर इज सेम एज स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, बस फर्क इतना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम रैंडम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में टर्म डिफाइन करते हैं और स्टैंडर्ड एरर हम किसी एस्टिमेटर के कोरस्पॉन्डिंग डिफाइन करते हैं। बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम होती है। तो एक्चुअली में हमें क्या कैलकुलेट करना है? हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस ऑफ टी। तो वो किसके बराबर होगा? वेरिएंस ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। ऑब्वियसली बात है, वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ दिस इज वेरिएंस ऑफ x1 बार प्लस वेरिएंस ऑफ x2 बार माइनस जो कोवेरिएंस वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी क्योंकि ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। ठीक, नाउ स्टैंडर्ड एरर जो दे रखी है x1 बार की वो किसके बराबर है? W1 के। सो दिस इज W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर। नाउ स्टैंडर्ड एरर इन t which is by the definition under the root of variance of t. Now this is what? Under the root of W1 square plus W2 square. ठीक है, तो I think D option is correct option। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको किसी बहुत नॉर्मल टीचर ने भी पढ़ाया होगा तो ये सब चीजें आपको बताई गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, थोड़ा सा हो सकता है आपको देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। क्या है क्वेश्चन? पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं फिर ऑप्शंस पे चलेंगे। कह रहा है कि टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स A and B कंसिस्ट ऑफ 100 पीपल्स ईच who have a disease। तो हमारे पास दो ग्रुप है जिनके अंदर 100 पीपल्स है जिनके अंदर कोई डिजीज है। ए सीरम इज गिवन टू ग्रुप ए बट नॉट टू ग्रुप बी। मतलब एक सीरम उन्होंने ग्रुप ए को दिया है और बी को नहीं दिया है ताकि दोनों में डिफरेंशिएशन हो सके। अदरवाइज द टू ग्रुप्स आर ट्रीटेड आइडेंटिकली। ठीक है, बता दिया मैंने। इट इज फाउंड दैट in group A and B 75 and 65 people respectively recover from the disease। तो जो ग्रुप A था N1 मतलब जो सैंपल का जो साइज है या पॉपुलेशन का जो साइज है N1 वो 100 के बराबर है और दूसरा जो ग्रुप है उसका भी 100 साइज है। ठीक है, अब जो ग्रुप A है उसमें से सीरम लेने के बाद 75 लोग रिकवर हो गए। तो मान लीजिए, चलिए मैं इसको NA से रिप्रेजेंट कर देता हूं। दिस इज 75 और NB विच इज 65। ठीक है, रिकवर फ्रॉम द डिजीज गिवन Z 0.25 इतना, Z 1.0 इतना, ये Z की वैल्यू दी गई है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रिजल्ट आर ड्यू टू बाय चांस ओनली एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और नॉट। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पर बेस्ड है। तो ऑब्वियसली बात है, आप शायद देखना चाह रहे होंगे यहाँ पर सैंपल प्रोपोर्शन से हम पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन की टेस्टिंग करना चाहते हैं और हमारी जो नल हाइपोथेसिस वो रहेगी, वो ये रहेगी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो आइडेंटिकल है, सेम है। तो H1 H0 is what basically capital P1 is equal to capital P2। क्यों? capital P is what? The proportion in group A, population proportion,
P2 इज व्हाट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इन ग्रुप बी, मतलब सीरम अगर हमने दिया ग्रुप ए को तो उससे पॉपुलेशन के अंदर कितने परसेंटेज लोग रिकवर हो रहे हैं और विदाउट सीरम कितने परसेंटेज लोग पॉपुलेशन के अंदर रिकवर हो रहे हैं। जब हम सैंपल प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो स्मॉल p1 हमें यहां से मिल जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 100। क्यों मिल जाएगा यहां से 75 डिवाइडेड बाय 100? क्योंकि एक ग्रुप के अंदर 100 लोग थे, उसमें से 75 रिकवर हो गए, तो दिस इज ए सैंपल प्रोपोर्शन। सिमिलरली p2 दिस इज व्हाट 65 बाय 100 हमने एक जो है बनाया। अब यहां पर जो हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर रहे हैं वो या तो p1 इज इक्वल टू p2 आप कह सकते हो, या आप कैपिटल P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0 ये भी आप कह सकते हो। तो आपको पता है कि बच्चों जब हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं तो उसमें हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनाना पड़ता है, जिसको हम Z कहते हैं, T कहते हैं, chi स्क्वायर कहते हैं या F कहते हैं। 4 टाइप के आपके टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनाए जाते हैं। उनमें सबसे पहले हमें यह देखना पड़ता है कि जो आपका पॉपुलेशन हाइपोथेसिस है उसका एस्टिमेटर क्या बनेगा। तो यहां पे हमारा एस्टिमेटर बनेगा P1 माइनस P2। दिस इज द एस्टिमेटर ऑफ कैपिटल P1 माइनस ए कैपिटल P2। तो सैंपल प्रोपोर्शन का डिफरेंस हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लेके चलेंगे। सो नाउ इन दिस केस Z कैलकुलेटेड, एक्चुअली में ये तो एस्टिमेटर है, इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनता है Z, जिसको मैं Z कैलकुलेटेड कह रहा हूं। और क्या बनेगा, ये बनेगा P1 माइनस के P2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ कैपिटल P हैट इंटू कैपिटल Q हैट 1 प्लस N1 प्लस 1 अपॉन N2। ये फॉर्मुलेशन होती है अंडर द नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस क्या है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0। आपको ये सब चीजें किताबों में डायरेक्ट आपको बच्चों मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। N1 N2 का मतलब है कि जो ग्रुप A है उसका साइज है N1, ग्रुप B है उसका साइज है N2। स्मॉल p1 स्मॉल p2 आर द सैंपल प्रोपोर्शंस। जो कैपिटल P हैट और कैपिटल Q हैट है ये एस्टिमेटेड वैल्यू है कैपिटल P और कैपिटल Q की। नाउ कैपिटल P इज डिफाइंड एज, अगर मैं कहीं पर इसको कैपिटल P को आपके लिए डिफाइन करूं थोड़ा सा, तो मेरे बच्चों जो कैपिटल P हैट बनता है दिस इज N1 P1 प्लस N2 P2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये होता है कैपिटल P हैट का फॉर्मुलेशन। यहीं पे Q कैपिटल है, आप 1 माइनस P हैट भी लिख सकते हो, ठीक है। सिंपल है सारी चीजें। अब ये सारी फॉर्मुलेशन अगर मैं 1 सेकंड के लिए यहां पर डालूं तो आपको पता है P1 हैट किसके बराबर है, 75 बाई 100 माइनस 65 बाई 100, ठीक है, अंडर द रूट ऑफ। तो P हैट और Q हैट की आप वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम इसको साइड में ले लें, कैपिटल P हैट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। N1 किसके बराबर है, 100 इंटू P1 दिस बाय 100, तो डायरेक्ट में निकल जाएगा ये। तो P हैट इज व्हाट 75 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। चाहो तो आप एक बार चेक करके देख सकते हो इसको। तो P हैट की जो वैल्यू आ रही है मेरी वो 7 बाई 10। नाउ दिस इज व्हाट 7 बाई 10, 10, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। सो Q हैट इज व्हाट 3 बाई 10। तो सारी वैल्यू इसमें डाल देता हूं, 7 बाई 10 इंटू 3 बाई 10 इंटू 2 बाई 100 यानी कि 1 बाई 50। मेरे बच्चों जब आप इस वैल्यू को आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1.54। इसका मतलब आपका जो Z कैलकुलेटेड आया है, वो आया है 1.54 के बराबर इस पूरे सिनेरियो में। तो बाकी सारी चीजें मैं रब कर रहा हूं क्योंकि सिंपल है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी इसमें।
बस डायरेक्ट मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ। नाउ दिस इज 1.54। अब देखिए वो क्या कह रहा है, अगर आप क्वेश्चन को फिर से एक बार आप देखें, क्वेश्चन को एक बार आप अगर देखें तो क्वेश्चन कह रहा है द रिजल्ट आर ड्यू टू बाय चांस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर वैल्यू गिवन है 1.645। मेरे बच्चों दिस इज लेस देन जेड टेबुलेटेड। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू है 1.54, ये वैल्यू है 1.654, तो लेस है। और आपको पता है अगर जेड कैलकुलेटेड इज लेस देन होता है जेड टेबुलेटेड तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट की जाती है। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट का मतलब है कि P1 और P2 में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है 75 और 65 का, ये बाई चांस है, ये बाई चांस है, कोई सिग्निफिकेंस एविडेंस नहीं है मेरे पास कि सीरम देने के बाद कोई इंप्रूवमेंट हुआ है। ये जो इंप्रूवमेंट हुआ है दिस इज बाई चांस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो क्या दिया है, द रिजल्ट आर ड्यू टू बाई चांस ओनली एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो बिल्कुल सही बात होती है। अब आगे चलते हैं, द सीरम इज इफेक्टिव एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो क्या सीरम इफेक्टिव है एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? चलो देखते हैं। अब देखिए मेरे बच्चों 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जेड अल्फा की वैल्यू जो बनेगी वो क्या बनेगी 1.28 and now this is greater than 1.28। इसका मतलब जेड कैलकुलेटेड ग्रेटर देन हो गया जेड टेबुलेटेड से, तो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, मींस P1 इज नॉट इक्वल टू P2, मींस डिफरेंस है दोनों में। तो सिग्निफिकेंस एविडेंस है हमारे पास सच दैट कि जो हमने सीरम दिया है उसकी वजह से 10 लोग एक्स्ट्रा रिकवर हुए हैं, मींस नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। तो द सीरम इज इफेक्टिव एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यस द सीरम इज वेरी इफेक्टिव। तो जो सेकेंड वाला ऑप्शन है मेरे बच्चों वो भी करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड क्या है, एज्यूमिंग दैट द सीरम हैज नो इफेक्ट। अगर हम ये मान लेते हैं कि सीरम का कोई इफेक्ट नहीं है, 70 पीपल्स आर एक्सपेक्टेड टू रिकवर इन ए ग्रुप ए, 70 पीपल्स आर एक्सपेक्टेड टू रिकवर इन ग्रुप ए, यस। कैसे? देखिए अगर सीरम का कोई इफेक्ट नहीं है, हम ये मान लेते हैं, इसका मतलब ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों आइडेंटिकली परफॉर्म करेंगे। जब आइडेंटिकली परफॉर्म करेंगे तो वैसे तो ग्रुप ए में से 75 लोग रिकवर हो रहे हैं, बट वहीं पर जो आइडेंटिकल ग्रुप है बी उसमें से 65 लोग रिकवर हो रहे हैं। तो एवरेज रिकवरी क्या है, 75 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 70। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। ठीक है मेरे बच्चों। नाउ फोर्थ है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिफरेंस इन द प्रोपोर्शन इज गिवन बाय दिस वन। मेरे बच्चों जो डिफरेंस इन प्रोपोर्शन है वो ये है, इसका जो स्टैंडर्ड एरर होता है वो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस जो कि इसके बराबर होता है, जो कि इसके बराबर होता है। और अभी ये वैल्यू हमने कहीं पर एक्चुअली में कैलकुलेट जरूर की होगी। ये वैल्यू आएगी 0.648, ये वैल्यू आएगी। ठीक, ये है आपका स्टैंडर्ड एरर इन द डिफरेंस। जबकि उसने क्या दिया, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिफरेंस इन द प्रोपोर्शन इज गिवन बाय 0.64। हमारा कितना है 0.648, बराबर नहीं है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है बेटा, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट। इसका मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, मतलब 2-3 मिनट आपको लग सकते हैं और थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस टाइप की सिचुएशन में किस टाइप की हाइपोथेसिस को किस स्टैटिस्टिक से हम एस्टिमेट या डिसाइड करते हैं। चलिए मेरे बच्चों, होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट x1 x2 x3 x5 be a random sample of size 5
from a population having standard normal distribution, if x bar is sample mean and t is summation this one, then expected value of this one is equal to, ये बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का पता होना चाहिए। क्या? अगर आप एक रैंडम सैंपल ले रहे हो फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन, चाहे वो नॉर्मल पॉपुलेशन स्टैंडर्ड हो या ना हो, डजंट मैटर, बट नॉर्मल पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो बच्चों एक रूल है, सैंपल का मीन और सैंपल का वेरिएंस हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं, ये रूल है। ठीक, इन जनरल ये रूल नहीं है, इन जनरल ये रूल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के केस में एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो रैंडम वेरिएबल का कोवेरिएंस 0 हो जाता है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कंफर्म। ये सिर्फ नॉर्मल के केस में ही वैलिड है। तो जब ये नॉर्मल के केस में वैलिड है तो हम देखते हैं, हम प्रूफ करते हैं, ऑब्वियसली यहाँ नहीं करूंगा, ये क्लास का काम होता है कि सैंपल का जो मीन है और जो सैंपल का वेरिएंस है उसके बीच में कोवेरिएंस 0 हो जाता है तो वो कंफर्म इंडिपेंडेंट होंगे। और अगर वो इंडिपेंडेंट होंगे तो बाय द गिवन नोटेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर एक्स बार स्क्वायर आपसे पूछा गया है। सबसे पहले तो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई होगी, अभी आपको समझाया कि ये चीज और ये चीज कंफर्म इंडिपेंडेंट होंगी। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू एक्स बार स्क्वायर इज ऑलवेज दिस इंटू दिस। ठीक, अब अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, यहाँ पे एक्चुअली क्या सिचुएशन है, x1, x2, x3, x5 फॉलो कर रहा है IID नॉर्मल 0,1 को। ठीक, आपको पता है वेरिएंस ऑफ x बार, समझिएगा, बराबर होता है वेरिएंस ऑफ x अपॉन n, और n किसके बराबर है, 5 के। वेरिएंस ऑफ x किसके बराबर है, तो वेरिएंस ऑफ x बार आ गया 1/5। ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार 0 के बराबर रहेगा, तो यहां से आप एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार का होल स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हो, which is nothing but variance of x bar, and now this is 1/5। तो एक चीज मुझे कैलकुलेट हो गई, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार का स्क्वायर इज 1/5। चेक कर सकते हो बेटा, कोई डाउट कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। ठीक, अब अगर आप गौर से देखें एक चीज को, इस चीज को अगर आप गौर से देखें t को, तो शायद आपको कुछ चीजें याद आएगी कि समीशन i गोज फ्रॉम 1 to 5 xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर कर दो, सिग्मा स्क्वायर 1 के बराबर दे रखा है, तो दिस फॉलो का स्क्वायर एट 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो n-1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ t, क्योंकि ये तो t के बराबर है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ t ये t के बराबर है, हो जाएगा 4 के बराबर, और वेरिएंस ऑफ t हो जाएगा 8 के बराबर, क्योंकि 2n होता है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ t स्क्वायर किसके बराबर होगा, वेरिएंस ऑफ t प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ t का होल स्क्वायर, यानी कि 8 प्लस 16 कितना आ गया, 24। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ t स्क्वायर आ गया 24। बस लिख दीजिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन खत्म होने वाला है, दिस इज 24। अब आपको क्या चाहिए था, जो चाहिए था वैल्यू पुट करिए। नाउ दिस इज इक्वल टू 24 इंटू 1/5, तो 24/5 इज द ऑप्शन, 24/5 इज द ऑप्शन। तो चेक कर लो कितना इसका आंसर आ रहा है, 4.8, 5 24 5 40, 4.8। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छे क्वेश्चन था, अगर ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ISS में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।